नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हुई परीक्षा 27 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट का ये पेपर रहेगा। वो हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं, हिंदी का पेपर। और आप उन्हें देखिएगा कि 27 जनवरी 2019 सेकंड पाली में हिंदी का पेपर कैसा आया था। इससे पहले जो भी परीक्षा हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस की, हमने कुछ वीडियोज आपको दे दिए हैं ऑलरेडी बना करके कि कैसे और किस लेवल का पेपर हिंदी का पूछा गया था। अगर आप उन्हें नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन वीडियोस को आप देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज का मोटिवेशन कोड लेते हैं। मोटिवेशन कोड है आज का, या तो बन जाएंगे या बिगड़ जाएंगे, या तो बन जाएंगे या बिगड़ जाएंगे, परवाह नहीं लोग कितनी बार गिराएंगे। निकले हैं मंजिल को तो लौट कर नहीं जाएंगे, मंजिल मुश्किल है मगर जीत के आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए, आपको भी कामयाबी मिलेगी, देरी से सही बट मिलेगी। सो रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इसमें लिखा गया है, पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको क्या पूछा गया है वो आपको देखना है। इसमें से आपको पूछा यह गया है, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है बेसिकली। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए असंभव, बी संभव, सी अनिवार्य, या फिर डी ऑप्शन आजीवन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां पर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनिवार्य, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे अनिवार्य बोलते हैं। तो आपको यही पूछा गया था कि वाक्य का सबसे अच्छा शब्द कौन सा होगा, कौन से विकल्प में लिखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अरुण दिया गया है। यहां पर यह पूछा गया है दोस्तों कि उस शब्द को चुने जो अरुण का पर्यायवाची है। समानार्थी का मतलब यह होता है, अनेकार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। तो यहां पर खास करके आपको पर्यायवाची पूछा गया है अरुण का। तो अरुण का पर्यायवाची यहां पर कौन सा होगा यह आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है सूर्य, बी ऑप्शन है आकाश, सी ऑप्शन है सोना, या फिर डी ऑप्शन है गोद। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सूर्य। सूर्य का, अरुण का पर्यायवाची सूर्य हो जाता है, भानु हो जाता है, भास्कर हो जाता है। तो काफी सारे पर्यायवाची हो जाते हैं जो कि सूर्य के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। इसमें से आपको बताना है कि अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी होती है। ऑप्शन ए रा या री, ऑप्शन बी से या के, ऑप्शन सी है या अरे, ऑप्शन डी में या पर। तो दोस्तों आपको बताना है कि अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी होती है। कारक 8 प्रकार के होते हैं और जिसमें से उनकी विभक्तियां भी होती हैं, तो उनको आपको पहचानना होता है। 8 के 8 कारक आपको पढ़ना होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक का जो विभक्ति होगा वो में या पर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, ये बताया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है आपका अन्य पुरुष, बी ऑप्शन है आपका मध्यम पुरुष, सी ऑप्शन है आपका अति उत्तम पुरुष, या फिर डी ऑप्शन है आपका उत्तम पुरुष। तो दोस्तों आपको बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जिसमें से पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है उत्तम पुरुष। यहाँ पर अति उत्तम पुरुष नाम का कोई भी भेद नहीं होता है पुरुषवाचक का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, माफी चाहूंगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। ये आपका है, क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस तो है, भूतकाल तो है ऑलरेडी, लेकिन कहा क्या गया है कि यहाँ पर अभी अभी समाप्त होकर के अभी अभी समाप्त हुई हो। तो कोई भी क्रिया अगर भूतकाल में है और वो अभी अभी समाप्त हुई हो, कुछ ही समय हुआ हो, तो उसको हम कौन से सिनेरियो में ले जाएंगे? वहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल, या फिर आसन्न भूतकाल, या फिर अपूर्ण भूतकाल, या फिर पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल उसे वो कहते हैं जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो, उसे आसन्न भूतकाल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर आपको बताया गया है, अनु ने देकर निबंध लिखा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है, अनु ने देकर निबंध लिखा, तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है कृदंत क्रिया, ऑप्शन बी है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी है नाम धातु क्रिया, ऑप्शन डी है संयुक्त क्रिया। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए बी सी डी आप लोग बताइएगा कि अनु ने देखकर निबंध लिखा, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, किस उसका आधार का भेद बताइए। ठीक है, संरचना के आधार पर। तो यहां पर आपका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। जिस भी मैं सिनेरियो बता देता हूं, पूर्वकालिक क्रिया कब होता है? जिसमें कर करके आ जाए किसी भी क्रिया में। यहाँ पर अगर कर लिखा होता है, उसने देख कर निबंध लिखा, उसने पानी पीकर खाना खाया, तो इस तरीके की अगर क्रिया होती है उनमें ऐसा शब्द आपको देखने को मिले तो बेसिकली आपका वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें
जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। यहां पर आपको देखना है, यहां पर आपको बोला गया है कि स्त्रीलिंग बताना है, ठीक है। तो यहां पर स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन ए है आपका प्रबंधकारित, प्रबंधकारती, प्रबंधकीन, प्रबंधकर्त्री या फिर प्रबंधकारती। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बेसिकली आपको नेता का नेत्री हो जाता है, अभिनेता का अभिनेत्री हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर आपका प्रबंधकर्ता का प्रबंधकर्त्री हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। यहां पर आपको नेता का बहुवचन बताना है। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता है, वो ज्यों का त्यों ही लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ऑप्शन ए बी सी डी आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। यहाँ पर नेता का नेता ही होगा, यहाँ पर नेताओं नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर नेता का बहुवचन नेता ही होता है। बाकी कुछ शब्द होते हैं जिनको हम हमेशा हमेशा बहुवचन में ही यूज करते हैं, जैसे आंसू हो गया, लहर हो गया, सॉरी आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ऐसे शब्द जो होते हैं, दर्शन हो गया, ये सारे शब्द जो होते हैं वो हमेशा बहुवचन में ही यूज होते हैं। यहाँ पर नेता का नेता ही होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपको बताना है ऋतु का बहुवचन बताना है। ऑप्शन ए ऋतुएं, ऑप्शन बी ऋतुओं, ऑप्शन सी ऋतुएं या फिर ऑप्शन डी ऋतुएं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका अनुस्वार है, यहाँ पर अनुनासिक है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋतु का ऋतुएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 10 नंबर। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? ये बताना है आपको कि जब कोई भी व्यंजन स्वर रहित है, जैसे स्वर रहित व्यंजन किसको को बोलते हैं? जिस स्वर में, जिस व्यंजन में स्वर ना हो, यानी कि वो व्यंजन तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसमें स्वर की उपस्थिति ना हो, ठीक है। तो जैसे आपका का लिखा जाता है, तो का में अगर उसमें हलंत लगा दिया जाए, हलंत का आइकन होता है, उसके नीचे ऐसे छोटा सा मार्क लग जाता है, तो उसको हलंत बोलते हैं। तो वहां पर अगर हलंत लगा दिया जाता है तो वो स्वर रहित हो जाता है दोस्तों। यहां पर अगर बोला गया है कि व्यंजन स्वर रहित हो जब स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलता है, तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर ऑप्शन ए है संयुक्ताक्षर, ऑप्शन बी है द्वित्व, ऑप्शन सी है तालव्य या फिर ऑप्शन डी है स्वर तंत्रीय। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए संयुक्ताक्षर बोलते हैं उसको। जैसे छा लिखा जाता है, त्रा लिखा जाता है, तो ये सब जो वर्ण होते हैं श त्र ज्ञ, ये सारे शब्द जो हैं वो संयुक्ताक्षर में आते हैं। इसमें स्वर रहित व्यंजन के साथ में स्वर सहित व्यंजन मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 11 नंबर। कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चरित होता है? यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ई ड़ा, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी डा या फिर ऑप्शन डी दा। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड़ा, ठीक है। यहां पर आपको बताना चाहूंगा नासिक के व्यंजन जो भी होते हैं वो पंचमाक्षर होते हैं। आपका ड़ा हो गया, इंगा हो गया, या हो गया, ऐसे जो होते हैं पांचवें अक्षर पर पंचमाक्षर जो भी आपके वर्णमाला में आते हैं, पंचमाक्षर सारे नासिक के व्यंजन ही होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है? यह करेला कड़वा है। यह आपको बताना है कि ये उत्तमावस्था अवस्था में है, मूलावस्था में है, उत्तरावस्था में है या अधिकावस्था में है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अवस्थाएं 3 होती हैं, मूला, उत्तरा और उत्तमावस्था। तो यहाँ पर अधिकावस्था कोई अवस्था नहीं होती है व्याकरण की दृष्टि से। लेकिन आपको बताना चाहूंगा यह करेला कड़वा है, यहाँ पर ना तो किसी से तुलना हुई है, ना ही किसी को सर्वोत्तम बताया गया है। यहाँ पर आपका मूला अवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो काफी फेमस ये ग्रंथ है, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, अखरावट, चंद्रसार। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामचरितमानस। तुलसीदास जी द्वारा प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि रामचरितमानस में कितने खंड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और यह भी बताना है कि तुलसीदास द्वारा रचित जो महाकाव्य है तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस, इसमें कितने कांड हैं, सबसे बड़ा कांड कौन सा है और सबसे छोटा कांड कौन सा है, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर 14 नंबर क्वेश्चन है ये। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो दोस्तों आप हमें यहाँ पर बताइएगा कि यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है हरिशंकर परिशाई, ऑप्शन सी है धर्मवीर भारती या फिर ऑप्शन डी है विष्णु प्रभा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? रंगभूमि, करमभूमि, सब काफी सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये उपन्यास है आपके मुंशी प्रेमचंद जी का, ठीक है।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? यहाँ पर आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए परिमल, ऑप्शन बी नीरजा, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी अनामिका। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? ये आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना यहाँ पर कौन सी हो जाएगी। नीरजा हो जाती है आपकी महादेवी वर्मा की, कामायनी हो जाती है आपकी जयशंकर प्रसाद की, और परिमल किसकी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? यहाँ पर है रामदरस मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र शाह या फिर मृदुला गर्ग। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जिनको 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए गए हैं, ऑप्शन भी दिए गए हैं, जिसका ये वाक्यांश दिया गया है, तरंज तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास से दूसरा ऑप्शन है इसका यमक अलंकार होगा। तीसरा है इसका श्लेष अलंकार होगा, या फिर डी ऑप्शन होगा उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि तरंज तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर अगर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। यहाँ पर आपके सामने एक वाक्य लिखा गया है जिसमें लिखा हुआ है आज दिन भर वर्षा होगी। इसमें कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पर दिन भर में, यहाँ आज दिन भर वर्षा होती रही, इसमें कौन सा अव्यय होगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिया विशेषण अव्यय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पर आपको एक ये अशुद्ध वाक्य दिया गया है, आप नानी के घर जाओ। ये एक अशुद्ध वाक्य है, इसको आपको करेक्ट करना है कि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए है आप नानी के घर जाइए, ऑप्शन बी है आप नानी के घर जाओ, ऑप्शन सी है आपके नानी के घर जाना है, या फिर ऑप्शन डी आप नानी के घर जाती। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए आप नानी के घर जाइए। ये करेक्ट सीक्वेंस है और ये करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इस करेक्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 20, एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, रस छंद अलंकार से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण, 6 चरण, 8 चरण या फिर 10 चरण। तो एक छंद में 4 चरण होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी, यहाँ पर आपको बताना है गीदड़ भभकी एक मुहावरा दिया जाता है, तो यहाँ पर किसके लिए बोला जाता है वो गीदड़ भभकी देना? ए कोरी धमकी, बी विरोध करना, सी धूर्त व्यक्ति, या फिर ऑप्शन डी आरोप लगाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कोरी धमकी। यानी कि कोई भी अगर ऐसे ही आपको धमकी दे देता है तो उसको कोरी धमकी की तरह ट्रीट किया जाता है और वहां पर एक मुहावरा दिया जाता है कि ये गीदड़ भभकी दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 22, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? स्र, क्र, पु या फिर मु। तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रस स्र धातु से बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो यहां पर आपको बताना होगा कि हाथी ने केला खाया कर्मवाच्य, यानी कि यहाँ पर दिया गया है, जो ये ब्रैकेट में दिया गया है कर्मवाच्य लिखा है, यानी कि ये कृतवाच्य है और इसको कर्मवाच्य में बदलना है। बेसिकली आपको यही पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, या फिर हाथी केला खाया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कर्मवाच्य में बदलना होता है तो हम ऐसे ही बदलते हैं, द्वारा लगा करके, के द्वारा लगा करके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथी ने केला खाया का कर्मवाच्य परिवर्तन होगा इसका, हाथी द्वारा केला खाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है? यहाँ पर आपका कॉमा दिया गया है, यहाँ पर आपका अर्ध विराम दिया गया है, यहाँ पर आपका पूर्ण विराम, यहाँ पर आपका हाइफन का चिन्ह दिया गया है, यानी कि ये विस्मयादि का चिन्ह।
तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आधा रुकना में अगर कोई भी सेंटेंस चल रहा हो, कोई भी वाक्य चल रहा हो, उसमें थोड़ी समय के लिए रुकना होता है, तो वहां पर कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं हम? इसको हम बोलते हैं अर्धविराम चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है जिसमें आपको लिखा होगा दशानन। ठीक है, तो इस दशानन में कौन सा शब्द होगा ये आपको बताना है। दशानन में किस तरीके का समास है? 10 है आनंद जिसके, 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके, या 10 है नान जिसके। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि दशानन में कौन सा अलंकार है, ये आपको करेक्ट आंसर बताना होगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर दशानन किसके लिए प्रयोग होता है? रावण के लिए प्रयोग होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। कौन सा अलंकार, कौन सा यहाँ पर वो होगा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास किसको बोलते हैं? जहां पर कोई भी शब्द जो है, कोई भी वाक्य ना प्रथम ना उत्तर प्रधान ना होकर के विशेष अर्थ हमें प्रोवाइड करे, वही होता है बहुब्रीहि अलंकार। ठीक, सॉरी, बहुब्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला शब्द है। कोयल एक शब्द दिया गया है, कोयल की पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो कोयल का पर्यायवाची क्या होगा? दक्षता होगा, नीड़ होगा, ज्योत्सना होगा, या फिर चपल होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयल का पर्यायवाची होगा यहाँ पर समानार्थी दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देना है दोस्तों। अगर आप करेक्ट आंसर बना पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर नहीं बन पा रहा है ये नॉर्मल से क्वेश्चंस, तो आप अपनी तैयारी पर फोकस करें और काफी मेहनत करने की भी जरूरत होगी। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, अवगुण शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पर बेसिकली आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग में, अवगुण में उपसर्ग कौन सा है? गुड़, आ, आओ, या फिर पा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आओ। अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? आओ। उपसर्ग और प्रत्यय किसको कहते हैं? किसी भी शब्द में पहले प्रयुक्त होगा कोई भी शब्द तो उसको हम उपसर्ग बोलते हैं, और प्रत्यय होता है मूल शब्द में अगर बाद में कोई भी शब्द अगर प्रयोग किए जाते हैं तो वो हम प्रत्यय बोलते हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा और आपको बताना है। एक क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, अगर आप उसका आंसर दे सकें तो बेहतर होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग का सूत्र क्या होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। यहां पर आपको बताना है कि प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा हुआ है। करेक्ट आंसर है आपका, चलिए मैं आपको समय देता हूं, आप बताइए, लालिमा, टुकड़ों, शक्तिमान, या फिर सफल। इसमें से कौन सा शब्द सही होगा जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? ठीक है, यहां पर फोकस करिएगा। यहां पर लिखा हुआ है, आपसे यह पूछा गया है कि प्रत्यय कहां पर नहीं लगा हुआ है, तो ये बताना है आपको। लालिमा, टुकड़ों, शक्तिमान, या फिर सफल। तो आपको बताना चाहूंगा कि सफल, यहाँ पर टुकड़ों नहीं होगा, यहाँ पर टुकड़ी है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। आपको बताना चाहूंगा टुकड़ी में भी प्रत्यय लगा हुआ है, और दूसरा है आपका शक्तिमान, इसमें भी लगा हुआ है, लालिमा में भी लगा हुआ है। सफल में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, यह मूल शब्द लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें लिखा गया है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिया गया शब्द क्या सही विलोम के रूप में बताइए। तो यहाँ पर आपको ग्राम शब्द एक दिया गया है, ग्राम का आपको उपसर्ग बताना है कि ग्राम शब्द का क्या उपसर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शहर, गांव, सड़क, या फिर खेत। तो ग्राम का जो विलोम होता है, ग्राम का विलोम शहर होगा। ठीक है, ग्राम का विलोम यहाँ पर शहर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन दिया गया है, बंधन का विपरीत पूछा गया है, यानी कि आपको बताना है कि बंधन में, बंधन का विलोम पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो बंधन का विलोम क्या होगा ये बताना है। बंधन का विलोम होगा बंधना, रिश्ता, छोड़ना, या फिर मुक्त। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि बंधन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विपरीत होगा इसका, मुक्त होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, निम्नलिखित में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो संधि विच्छेद वाला सही विकल्प है। तो यहाँ पर आपको संधि विच्छेद पूछा गया है, तो संधि विच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? सॉरी, माफी चाहूंगा, सुक्ति का संधि विच्छेद आपको करना होगा। तो सुक्ति में सुधन उक्ति होगा, या साधन उक्ति होगा, या फिर सुधनती होगा, या फिर साधन उक्ति होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूक्ति का जो सही संधि विच्छेद होगा, सुक्ति, सुधन उक्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला
विकल्प है। यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है धर्मात्मा। धर्मात्मा में सही संधि विच्छेद कौन सा होगा यह आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं धर्म धन आत्मा, ऑप्शन बी है आपका धर्म धन आत्मा, यहाँ पर ऑप्शन सी है धर्माधन तमा, यहाँ पर ऑप्शन डी है धर्माधन तमा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, धर्म धन आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच गाइज समय देने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक यू, धन्यवाद।